MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका अपना नंबर 1 शो ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और अब मैं आपको बताने वाला हूं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। पाकिस्तान अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा है, लेकिन उसमें अब भारत की एंट्री हो गई। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, कैसे भारत की एंट्री हुई है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, आइए आपको पूरी कहानी विस्तार से समझाते हैं। ये देखिए भारत की एंट्री की तस्वीर। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संदेश दे दिया दुनिया को। दिखाइए फुल फ्रेम, कैसे राजनाथ सिंह टैंक पर चढ़ गए। देखा, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान को मार भी रहा है, बुलडोजर भी चला रहा है और चौकियों पर कब्जा भी कर रहा है। देख रहे हैं आप, तालिबान ने दावा किया है कि कब्जा और कई जगह पर ध्वस्त कर दिया गया है। यह स्पिन बुलडक चमन बॉर्डर हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी तरह से तोप और टैंक का इस्तेमाल कर इसे ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन किससे ध्वस्त किया है आपको दिखाता हूं मैं। ये आप देखिए, यह है वो हथियार जो अफगानिस्तान चला रहा है। सुनाइए जरा कैसे धमाके कर रहा है अफगानिस्तान। इसी का खौफ है कि पाकिस्तान शांति की अपील कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान कह रहा है कि हमें तो जंग चाहिए। सुनिए जरा क्या बातचीत हो रही है। यानी अफगानिस्तान पूरी तरह से तैयार है और आज पाकिस्तान और मुनीर को संदेश दे दिया है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। दिवाड़ा वलाड़ दी तैयार उड़ान दे चिमड़ी दहर खतर कानून रे क्या तान दे वितान जिंदगान सर तेरे दखार स्वाना। 4 दिन की जंग में खून खून पाकिस्तान अब ट्रंप ट्रंप चिल्लाने लगा है। मुनीर को खौफ है कि इंडिया अटैक न कर दे तो ख्वाजा आसिफ प्रॉक्सी वॉर का आरोप मरने लगे। यानी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के आगाज की तारीख तय हो गई है। इस वक्त काबुल जो है वो दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। पाकिस्तान के खौफ में 4 चांद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगा दिया। जब वो टैंक पर चढ़े तो पाकिस्तानियों की आत्मा ही कांप उठी। जंग के मैदान में अफगान पहले ही मार रहा है, अब भारत ने भी काबुल की सुरक्षा की शपथ दोहराई। बस इसी के बाद इस्लामाबाद से सऊदी तक सन्नाटा पसरा है। देखा आपने दर्शकों, कैसे डोनाल्ड ट्रंप को याद कर रहा है पाकिस्तान।
लेकिन क्यों भारत की एंट्री हुई है और क्यों डोनाल्ड ट्रंप को याद किया जा रहा है, दिखाता हूं आपको। अफगानिस्तान से जंग लड़ रहे पाकिस्तान को अब नया डर सताने लगा है। पाक को डर सता रहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। पाक रक्षा मंत्री ने कबूल कर लिया है कि वो 2 फ्रंट पर जंग लड़ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो यानी भारत कभी भी अटैक कर सकता है, सोचिए जरा। और उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पाकिस्तान को संदेश दे दिया है। राजनाथ सिंह आज पुणे में डीआरडीओ के तोपखाने में पहुंचे हुए थे और डीआरडीओ में राजनाथ सिंह ने टैंक पर खड़े होकर फोटो खिंचवाई। रक्षा मंत्री की टैंक वाली तस्वीर देखकर पाकिस्तान दहशत में आ गया है और पाक को डर है कि भारत अफगानिस्तान को यह टैंक या दूसरी मदद दे सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं दर्शकों, पाकिस्तान ने ट्रंप से अफगान पाक सीज फायर कराने की गुहार लगाई है। सोचिए जरा। अब दर्शकों मैं आपको समझाता हूं। आप सोच रहे होंगे क्या भारत पूरी तरह से एंट्री ले सकता है या एंट्री हो गई है और पाकिस्तान बार बार क्यों गिड़गिड़ा रहा है। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। अभी सिर्फ आत्मसम्मान की लड़ाई तक नहीं रह गया है। तालिबान अब चाहता है कि जो दोरंद लाइन का मुद्दा 1893 से लेके अब तक उनके साथ में एक मुद्दा बना हुआ है और जिसके कारण उनके पश्तून और पठान 2 भागों में बटे हुए हैं, तालिबान अब अपनी इस दोरंद लाइन की इंटरनेशनल बाउंड्री को एक्चुअल इंटरनेशनल बाउंड्री यानी पंजाब के पश्चिम में जो अटक का क्षेत्र है वहां तक इसको लेके जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो भारत का गिलगिट बल्तिस्तान का जो क्षेत्र है वो अफगानिस्तान के साथ मिल जाता है। मैं समझता हूं कि ऐसे समय में जब अफगानिस्तान और तालिबान ने बिल्कुल क्लियरली दुनिया को कहा हो कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और वो स्टैंड पे भारत के साथ खड़ा हो, हमें अपनी पूरी सेना को LOC और IB पे वॉर अलर्ट पे लगा देना चाहिए ताकि पाकिस्तान अपनी सेना इधर से हटा के अफगानिस्तान के साथ डिप्लॉय ना करे। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, दावा यह किया जा रहा है कि सीज फायर का ऐलान तो हो गया है, लेकिन यह सीज फायर का ऐलान क्यों किया गया है आइए जरा आपको दिखाते हैं। तस्वीर दिखाइए विवेक, मूव कीजिए इसे। और यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि इस समय पाकिस्तान के टैंक मूवमेंट कर रहे हैं। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। Yes. अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शक, ये आप देख रहे हैं इधर पाकिस्तान 48 घंटे इसलिए मांग रहा है कि डिप्लॉयमेंट कर सके, उधर अफगानिस्तान ने आखिरी वार्निंग दे दी है। सुनवाइए इधर। देखा आप, यानी एक तरफ पाकिस्तान तैयार है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी तैयार है। आइए आपको बताते हैं किस तरह से पूरी तैयारी की जा रही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में 48 घंटे का सीज फायर हो गया है दर्शक, यानी 24 घंटे बाद सीज फायर खत्म होते ही जंग शुरू हो जाएगी। सीज फायर के बहाने पाकिस्तान नई साजिश रच रहा है। पाक की तरफ से बॉर्डर पर भारी मूवमेंट बढ़ाई जा रही है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये टैंक है, मुनीर सीज फायर का फायदा उठाकर टैंक तोप तैनात कर रहे हैं, यानी मुनीर का सीज फायर तालिबान के साथ एक धोखे की तरह है। उधर तालिबान ने पाकिस्तान के कई बॉर्डर तोड़ दिए हैं और अंदर दाखिल हो गए लड़ाके। पाक सैनिकों की पतलून उतारकर उनकी नुमाइश की जा रही है दर्शकों। तालिबान इशारों इशारों में पाक में डीप तक पहुंचने की बातें कर रहे हैं, यानी अंदर तक। ये इशारा इस्लामाबाद से कराची तक फैले उसके नेटवर्क की ओर है। और ये मुनीर, इसको डर सता रहा है दर्शकों कि TLP के लड़ाके निशाना बनाएंगे पाकिस्तानी सेना को, क्योंकि TLP के पास आत्मघातियों की एक बहुत बड़ी फौज है और अगर TLP ने ऐसी कोई प्लानिंग की तो मुनीर का बचना मुश्किल होगा। और इस खौफ में मुनीर अचानक अंडरग्राउंड हो गया है। खबर है दर्शकों, जबकि अफगानी मुनीर को ललकार कर सवाल पूछ रहे हैं
कि आखिर आसिम मुनीर कहां पर चला गया है। अब मैं आपको सुनवाता हूं कैसे लगातार निशाना साधा जा रहा है, सुनिए जरा। बजाय इसके कि आसिम मुनीर फ्रंट लाइन पर कमांड करे अपनी फोर्स को, वो पंजाब के जीएचक्यू में कहां छुपा है भाई आसिम मुनीर? अब निकलना पंजाबी, अबे चूहे, अबे गठर के चूहे, पूरा यहां पे देख क्या हाल कर दिया है। अफगानिस्तान फोर्सेस का आर्मी चीफ है मुल्ला याकूब मुजाहिद, फ्रंट लाइन पे खड़ा हुआ है, तुझे शर्म नहीं आती? लेकिन ये अपने ड्रोन का फायदा उठा रहे हैं। लाहौर में बैठ के, कराची, इस्लामाबाद में बैठ के, जीएचक्यू में बैठ के वहां से ड्रोन उड़ा रहे हैं। हमने यहाँ पे एक धुआं बना देते हैं, हमने यहाँ पे हमला कर दिया। अरे बेगैरत, मर्द की तरह लड़ना, सामने आ, निकल। कौन से गार में छुपा है, कौन से गुफे में जाके छुपा है? तालिबान तुझे ढूंढ रहे हैं, अफगानिस्तान के फोर्सेस तुझे ढूंढ रहे हैं, तुझे ललकार रहे हैं, तुझे ललकार रहे हैं। खालिद बिन वलीद की फौज पहुंच चुकी है, सलाउद्दीन अयूबी की फौज खड़ी हुई है स्पिन बोल्दक में। कहां है तू भाई? कुछ जो है वो पूरा कुचलाग में घुस गए हैं, पूरे चमन में अफगान फोर्सेस खड़े हैं। कहां छुपा है मेरे भाई? बाहर निकल पंजाबी। सुन लिया आप, ये पाकिस्तानी है जो कह रहे हैं कि मुनीर छिप गया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं दर्शक, इस समय पाक सैनिकों पर अफगान की सेना बरस पड़ी, उनकी पतलून उतार दी। दिखाइए फुल फ्रेम इसे। एक और तस्वीर ये देखिए, जो अफगान के लड़ाके हैं उनका स्वागत किया जा रहा है, विक्ट्री परेड। देखिए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। देखा, ये अफगानिस्तान के लड़ाके हैं जो पाकिस्तान की फौज की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और पाकिस्तान ने डर के मारे, खबर यह है कि बॉर्डर सील कर दिए, बंद कर दिए और अपने कई शहरों में, दिखाइए फुल फ्रेम, कैसे कर्फ्यू लगा दिया है। देखा दर्शकों आप, यानी पाकिस्तान में इस समय हालात खराब है, लॉकडाउन जैसे हालात बन गए। और मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसी तैयारी यहां पर की जा रही है। ये आप देख रहे हैं, पाक के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं, पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा हुआ है। अफगानिस्तान के बाद इंडिया की एंट्री की आहट से पाकिस्तान सदमे में है दर्शकों। डूरंड लाइन से सटे दर्जनों शहरों में लॉकडाउन जैसे हालात हो गए। विद्रोह के डर से पाक ने अपने कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। सिर्फ इतना नहीं, अफगान से सटा अल्लाह वल्ला चौक, जो इलाका सेना का माना जाता है, वहां पर सेना आ गई है। पाकिस्तानी शहरों में सड़कें खाली पड़ी हैं और सेना का पहरा है, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन इलाकों में रहने वाले पश्तून भी पाक से विद्रोह कर रहे हैं दर्शकों। और ये ऐसा इलाका जो आप देख रहे हैं, दहशत को छिपाने के लिए पाक अब प्रोपेगेंडे का भी सहारा ले रहा है। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ प्रोपेगेंडे को हवा दे रहे हैं और इसी प्रोपेगेंडे के तहत ख्वाजा आसिफ ने भारत पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि काबुल के एजेंडे दिल्ली से तय किए जा रहे हैं। तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ बार बार भारत साजिश कर रहा है, प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। मुत्तकी साहब एक हफ्ते वहां यानी दिल्ली में बैठे रहे, पाकिस्तान कहता है। और आसिफ की तरह पाकिस्तानी भी भारत की एंट्री को लेकर खौफ में हैं, डर के साए में हैं। जो मैंने आपको बताया है, ये है वो ताकत। 1971 की जंग आपको याद है दर्शक, जब भारत ने हवा में अपनी ताकत को मजबूत किया और पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। पैराशूट से इंडियन आर्मी निकली, लेकिन इसी को लेकर अब पूरी तरह से खौफ बढ़ता ही जा रहा है। सुनवाते हैं आपको। पाकिस्तान बौखला जाता है जब अफगानिस्तान अपने ही सीमाओं के भीतर संप्रभुता का इस्तेमाल करता है।
तो भारत अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। independence of Afghanistan. सुन लिया आप, भारत का ऑफिशियल स्टेटमेंट मैंने आपको बताया है। लेकिन अब अफगानिस्तान पाकिस्तान अगर लड़ते रहे तो भारत पर कितना फर्क पड़ेगा, सुनवाता हूं आपको। पाकिस्तान जन्म से लेके आज तक भारत का अंधा विरोध करता रहा है, बात कोई भी हो। विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम 2 फ्रंट वॉर पर लड़ रहे हैं। ये संभव हो सकता है क्योंकि तालिबान के साथ तो वो लड़ ही रहा है, और भारत के जो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 करने का मौका मिलेगा, यानी कि पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए मुमकिनात में से हो सकता है कि उसकी 2 फ्रंट वॉर वाली ख्वाहिश पूरी हो जाए। देखा दर्शकों आप, कैसे भारत ने सबक सिखाया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं कि मानते ही नहीं। और तेल वाली साजिश डोनाल्ड ट्रंप की फिर से एक्सपोज हो गई है दर्शकों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तस्वीर दिखाइए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान दिया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस बयान में सच्चाई नहीं है। और ट्रंप ने बाकायदा लोगों के साथ डिनर करते हुए यह बयान दिया है, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। It's going to be demolished. Everything out there is coming down, and we're replacing it with one of the most beautiful. We stopped a lot of these डोनाल्ड wars. ट्रंप ने दावा किया है, क्यों किया है इसे समझिए दर्शकों। वो चाहते हैं कि भारत और रूस की जो बॉन्डिंग है, जो दोस्ती है, वो कमजोर हो जाए। और यही डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, क्योंकि कुछ महीने बाद पुतिन भारत आने वाले हैं और भारत और रूस की दोस्ती और ज्यादा मजबूत होने वाली है। अगली तस्वीर दिखाइए। और इस समय मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, भारत रूस से 40% तेल खरीदता है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है। और मैं आपको एक और दावा करता हूं, क्यों डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बातें कर रहे हैं। तस्वीर दिखाइए अगली, ये आप देखिए। ये 11 अक्टूबर की तस्वीर है दर्शकों, जब भारत पहुंचे थे गोर साहब, ये अमेरिका के नियुक्त किए गए हैं, और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से पीएम मोदी की मुलाकात हुई है। इसी का हवाला डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। लेकिन दर्शकों, यह मुलाकात सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी, इसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब ऐसी बातें कर रहे हैं तो उनका झूठ दुनिया के सामने आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। 11 अक्टूबर को सर्जियो गोर और मोदी की मुलाकात के बाद ट्रंप ने यह दावा कर दिया है। I was not happy that India was buying oil, and he assured me today that they will not be buying oil from Russia. ट्रंप के दावे को वैसे तो कोई भी बहुत गंभीरता से नहीं लेता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ट्रंप के दावे पर भारत सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार करने में देर नहीं की। हर चीज के लिए ट्रंप हमें कह देता है और हमारे प्रधानमंत्री चुप्पी साध जाते हैं। क्या राज है जिसकी पर्दादारी है? क्या उसी गुलामी की जंजीरों के अंदर हम फिर जकड़े जा रहे हैं क्या? देखा, भारत में इसे लेकर तुरंत सियासत गर्मा गई, लेकिन इसकी सच्चाई किसी को पता ही नहीं। आइए जरा मैं आपको बताता हूं दर्शकों, सच क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप बोले, पीएम मोदी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। भारत के रूस से तेल खरीदने से मुझे खुशी नहीं थी। पीएम मोदी ने मुझे भरोसा दिया कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अब हमें चीन के साथ भी यही करना होगा। भारत में राजदूत बनने जा रहे सर्जियो गोर ने मुझे बताया है कि मोदी ने भरोसा दिया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। भारत इसको तुरंत नहीं रोक रहा है, भारत की तरफ से कहा गया है। ट्रंप के दावे पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई बात नहीं हुई है। जनता के हितों की रक्षा करना भारत की प्राथमिकता है। ऊर्जा नीति के 2 लक्ष्य हैं भारत के। पहला, स्थिर कीमतें तय करना। भारत अब कच्चे तेल के बदले रूस को
रूबल में भुगतान कर रहा है, जो रूस की करेंसी है दर्शकों, और चीनी करेंसी युआन में भी रूस को भुगतान किया जा रहा है। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो रहे हैं और हमला कर रहे हैं। और इधर रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। यह कदम ट्रंप के टैरिफ हमले का सीधा जवाब है। व्यापार में डॉलर के एकाधिकार को खत्म करने की कोशिश भी है। और ट्रंप के दावे पर भारत में रूस के राजदूत ने प्रतिक्रिया दी है। रूस भारत को निरंतर तेल की आपूर्ति कर रहा है। भारत अमेरिका के संबंधों में रूस हस्तक्षेप नहीं करता है। भारत का हमारे साथ द्विपक्षीय संबंध है और रूस की तेल आपूर्ति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। यानी डोनाल्ड ट्रंप बार बार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और यह झूठ सीधे बताता है कि कैसे लगातार डोनाल्ड ट्रंप एक्सपोज होते जा रहे हैं। लेकिन कैसे भारत ने आज जवाब दिया है, सुनवाते हैं आपको। मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे थे। मोदी एक महान व्यक्ति हैं। उन्होंने सर्जिया गोर से कहा, मोदी ट्रंप से प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। वो रूस से अपना तेल नहीं खरीद रहे हैं। वो इसे तुरंत नहीं कर सकते। ये एक छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन ये प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी। हम राष्ट्रपति पुतिन से बस यही चाहते हैं, वो इसे रोके, यूक्रेनियों और रूसियों को मारना बंद करें, क्योंकि वो बहुत सारे रूसियों को मार रहे हैं। जो अमेरिका से जो टिप्पणी आया ऊर्जा को लेके, उस पर हम लोगों ने अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति, एक स्टेटमेंट जारी किया है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो हम लोगों ने स्टेटमेंट आज सवेरे आप लोगों के सामने रखा है, उस पर आप नज़र डालिए। जहाँ तक टेलीफोन की बात है तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई कल। दर्शकों, ये भारत का आधिकारिक बयान है कि पीएम मोदी और ट्रंप की कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार झूठ क्यों बोलते हैं? उनका पहला झूठ मैं आपको बता रहा हूं। भारत पाक के बीच जब जंग चल रही थी तो कहा कि मैंने जंग रुकवाई। ट्रंप ने कई बार भारत पाक के बीच जंग रुकवाने का दावा किया है। ट्रंप ने कहा 100% टैरिफ लगाने की धमकी देकर मैंने जंग रुकवाई। भारत ने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज किया है। अब भारत ने कहा पाक डीजीएमओ के अनुरोध पर बातचीत के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमले बंद किए। दूसरा झूठ बता रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप ने कहा भारत चीन रूस से हथियार खरीदते हैं। इस धन का इस्तेमाल पुतिन यूक्रेन जंग के खिलाफ करते हैं। हालांकि जेलेंस्की ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया। सोचिए आप, जेलेंस्की ने कहा भारत हमारे साथ है, मोदी के हस्तक्षेप से शांति आ सकती है। तीसरा झूठ बता रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप का। सितंबर में ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप के दावे को बार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया और भारत ने अमेरिका को टैरिफ पर प्रस्ताव दिया। अमेरिकी सामान पर बहुत कम टैरिफ करने की बात कही। पीएम मोदी ने इस बात को खारिज कर दिया। मोदी ने कहा हम किसानों के हित से कोई समझौता नहीं करेंगे। चौथा झूठ, तेल खरीद पर जयशंकर ने आईना दिखाया डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर सवाल उठाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को तगड़ा जवाब दिया। कहा चीन और यूरोपीय संघ रूसी ऊर्जा के बड़े खरीदार हैं। रूस से एलएनजी के सबसे बड़े खरीदार हम नहीं, यूरोपीय संघ हैं। और ये बातें बताने के लिए काफी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। भारत सरकार हमेशा ये कहती रही है कि जो राष्ट्रीय हित में होगा हम वो करेंगे। अगर हमें रशिया से सस्ता और अच्छा तेल मिल रहा है हम वहाँ से लेंगे, अगर हमें मिडिल ईस्ट से मिल रहा है वहाँ से लेंगे। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से खामियाजा हमें उठाना पड़ेगा। यहाँ पे महंगा तेल बेचना पड़ेगा, जिससे इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी और इसका नेगेटिव प्रभाव ओवरऑल इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। और ट्रंप चाहता है कि भारत का जो लीडरशिप है वो रिस्की सिचुएशन में रहे, ताकि वो पूरी भारत की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज को मैनिपुलेट कर सके। और ये भारत के लिए बहुत खतरनाक होगा। लेकिन ट्रंप यही चाहते हैं कि भारत स्टेबल ना हो, मेक इन इंडिया सक्सेसफुल ना हो। अब देखा आपने दर्शकों, इसके पीछे का कारण क्या है? ताकि भारत जो लक्ष्य बना रहा है उसको रोका जा सके। हमारा लक्ष्य क्या है? मेक इन इंडिया,
स्वदेशी को अपनाना, और इस दिशा में भारत लगातार काम कर रहा है हर क्षेत्र में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं इसे रोकना। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप पर कौन विश्वास कर रहा है? राहुल गांधी विश्वास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी विश्वास कर रही है। आप सोचिए, देश पर विश्वास नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो झूठ कह रहे हैं उस पर विश्वास है। और इसे लेकर बाकायदा राहुल गांधी ने आरोप भी लगाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। दर्शक, भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़े असर की आशंका थी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस पर बयान दिया है। भारत की आर्थिक बुनियाद बेहद मजबूत है। जो निवेशक हैं, उद्योगपति हैं, वो सुन लें ध्यान से। अमेरिकी टैरिफ कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है। अमेरिका में IMF और वर्ल्ड बैंक की बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, भारत एक घरेलू अर्थव्यवस्था है, हम पर टैरिफ का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन यह कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है। अगर भारत अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड डील हो जाती है तो इससे दोनों देशों को लाभ हो सकता है। अब आपने सुना, अब इस पर बाबा बागेश्वर भी बयान दे रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी बयान दे रहे हैं। सुनिए जरा। भारत में नई नई गतियां पा रहा है और ये मेक इन इंडिया होना हम सबके लिए गौरव की बात है। जैसे टेस्ला का एक नया धूम है भारत में, मेक इन इंडिया में ये एनर्जी, ब्लू एनर्जी का एक नया धूम मच रहा है। उस तरफ वो अपना धमाल मचा रहे हैं, भारत भी इस तरफ धमाल मचा रहा है। भारत मेक इन इंडिया पर भी फोकस कर रहा और भारत मेड इन इंडिया पर भी फोकस कर रहा। भारत अपना आत्मनिर्भर बन रहा। ईवी ट्रक, जहां पर सौर ऊर्जा के द्वारा चलित सौर ऊर्जा, एक ऐसा ट्रक जो अभी भारत में पहली बार आज लॉन्च हुआ है, जो एक नया फीचर लाए हैं, एक नई व्यवस्था के साथ लाए हैं, जिससे लोगों की, जो सामान्य लोग हैं, उनके लिए जेब खर्चा, प्रदूषण पर भी रोक लगेगा। और सबसे अद्भुत बात यह है कि वो लोग, जो लोग सोच पा रहे हैं कि एक बार ट्रक लेने के बाद बार बार डीजल कैसे डलवाएं, उसकी झंझट खत्म। तो ये अभूतपूर्व कार्य था, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो टैरिफ वॉर एक तरह से शुरू हुआ है, उसमें सभी देशों को उन्होंने इक्वली बैडली ट्रीट किया है। थोड़े को थोड़ा कम किया होगा, थोड़े को ज़्यादा किया, हम लोग कहीं मिडिल में हैं। लेकिन हर एक देश में असर होगा। हमारा जो फ्रेमवर्क है, क्योंकि हमारा खुद का एक इंटरनल ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग ऊपर आ रहे हैं, तो हमें उतना अंतर नहीं हो रहा है जितना जो चीन है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को या दूसरे देशों को करता। हम सिर्फ सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं जिसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा है। तो उस हिसाब से हम थोड़े बचे हुए हैं। भले कितना भी टैरिफ लगा ले, सर्विसेज पे टैक्स ही नहीं है, तो हमें बचे हुए हैं। और इसलिए हमारा जो ग्रोथ रेट है आज भी, पहले दो जो क्वार्टर हुए, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, ये 2025 की साल में, तो हम लोग 7.5% से ग्रो कर रहे हैं। अब जो एनुअल ग्रोथ रेट IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह ने हमें दिया है, वो करीब 6.5% है। तो हमको 6.5% एनुअल ग्रोथ करने के लिए हमको एक्चुअली 4-5% पे आ जाना पड़ेगा, तब जाके हमारा एवरेज होगा। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मानसून वगैरह ठीक हुआ है। आप देखिएगा ये क्वार्टर भी आ रहे हैं। सुना आपने दर्शकों। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चलता हूं बिहार, क्योंकि वहां पर पहुंच गए योगी आदित्यनाथ और शुरू कर दिया है ऑपरेशन खल्लास। लेकिन ऑपरेशन खल्लास मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको दिखाते हैं। आज योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है बिहार के चुनावों में। ये आप देखिए, दिखाइए फुल फ्रेम। आज रैली को संबोधित करने पहुंचे। योगी आदित्यनाथ की एंट्री, उन्होंने कहा है कि मॉडल वही होगा जो यूपी में चल रहा है। बिहार में अगर सरकार बनी तो इसी मॉडल पर काम किया जाएगा, जैसा आज गाजियाबाद में इनामी बदमाश अफजल को एनकाउंटर के बाद ढेर कर दिया है। ये अफजल शहर की फिजा को बिगाड़ रहा था, अपराध की दुनिया में कदम रख रहा था, लेकिन इसे ढेर कर दिया। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। सिर्फ यहां नहीं, फिरोजाबाद में भी जबरदस्त एक्शन हुआ है और अपराधी माफी मांग रहे हैं। दिखाइए जरा, इसी मॉडल की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जो बिहार में लागू किया जाना है। देखा आपने, ये अपराधी हैं जो कांप रहे हैं, लेकिन कैसे अब बिहार तक संदेश दिया है। यूपी से माफियाओं का खात्मा
हो चुका है, लेकिन अब बिहार में दावा किया जा रहा है जो बाहुबली हैं उनको आरजेडी टिकट दे रही है, जो बड़े बड़े बाहुबली हैं उनको टिकट दिया जा रहा है। और इसलिए योगी आदित्यनाथ ने आज यहां से बड़ा और कड़ा संदेश दे दिया। उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। जो मॉडल योगी आदित्यनाथ यूपी में अपराधियों के खिलाफ लागू कर चुके हैं, माफियाओं के विरुद्ध ऑपरेशन खल्लास चला रहे हैं, उसी पैटर्न पर योगी ने बिहार में एंट्री ले ली है। आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है, और हम लोगों ने तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने प्रारंभ कर दिए। बिहार में योगी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो सुपर हिट रहा। एनकाउंटर बुलडोजर से तर बुर्का गैंग पर भी योगी ने स्ट्राइक कर दी और विरोधियों पर पर्दे के पीछे फर्जी वोटर का ठप्पा लगा दिया। यूपी में तो आपने देखा है योगी वर्सेस माफिया, लेकिन अब बिहार में भी आपको यही देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ की बिहार चुनाव में ग्रैंड एंट्री हुई है दर्शकों। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि उन्होंने एक ही दिन में अवध से मिथिलांचल को साधा है। इस दौरान सीएम योगी ने बिहार में यूपी वाले मॉडल का संदेश दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा जैसे यूपी में कार्रवाई हो रही है, अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ठीक उसी तरह बिहार में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा यूपी में अपराधियों की संपत्ति गरीबों को दे दी जाती है, वैसे ही बिहार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी का इशारा विरोधियों के उन प्रत्याशियों पर था जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो बाहुबली हैं या फिर माफिया फैमिली से आते हैं। जैसे शाहबुद्दीन बिहार में खौफ का पर्याय बन चुका था, अब शाहबुद्दीन के बेटे को लालू यादव ने टिकट दे दिया है, तेजस्वी के बगल में खड़े हुए हैं। वहीं बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की आरजेडी में एंट्री हो गई है, जिसका जिक्र सीएम योगी ने चुनावी जनसभा में कर दिया है। उन्होंने कहा ये लोग फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं बिहार में योगी वर्सेस माफिया हो गया है। सुनवाते हैं आपको योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जो दुर्दांत अपराधी पहले अपने आप को छाती ठोक करके अपहरण उद्योग में लिप्त थे, आरजेडी के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे, आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है, और हम लोगों ने तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने प्रारंभ कर दिए। अब मैं आपको दिखाता हूं योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को संदेश दिया, और जो बुर्के में फर्जी वोटर पहुंचते हैं उनको भी संदेश दिया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से भी निशाना साधा जा रहा है और इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, राहुल तेजस्वी पर फर्जी वोटर के आरोप लग रहे हैं, और यही गंभीर आरोप बताने के लिए काफी है कि इस समय बिहार में बुर्का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। ये मुद्दा क्यों बन गया है समझाता हूं। क्योंकि बुर्के में फर्जी वोटर का मुद्दा बिहार में बार बार सामने आया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास बनाम बुर्के का संदेश दिया। उन्होंने कहा आरजेडी कांग्रेस में फिर शरारत शुरू हो गई है। विकास को रोकने के लिए बुर्के वाली शरारत की जाएगी, क्योंकि जब बिहार के नौजवानों के मुंह पर विकास की चर्चा है, तब बुर्के को लेकर कांग्रेस आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने पूछा क्या इनको फर्जी पोलिंग का अधिकार देना चाहिए? आप बताइए, क्या घुसपैठियों को बिहार के अधिकार में डकैती की छूट दी जानी चाहिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष बुर्के में वोटर की जांच के खिलाफ है, और इस बीच बुर्के में वोटर की पहचान की तैयारी शुरू हो गई है। बता रहा हूं मैं आपको, ये चीफ इलेक्शन कमीशन जो लगातार बता रहे हैं कि पूरा एक्शन लिया जाएगा, चुनाव आयोग बुर्के पर भी एक्शन लेगा। इसके लिए टीएन शेषन आदेश पर अमल करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया कि महिला वोटर्स की गोपनीयता बेहद जरूरी है। मतदान केंद्र पर बुर्के में वोट की पहचान के लिए अलग से घेरा बनाया जाएगा, जहां बुर्के में वोटर की
आसानी से पहचान हो सके। और सभी मतदान केंद्र पर महिला मतदान अधिकारी भी होनी चाहिए और इसके लिए सीईसी पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन कैसे योगी आदित्यनाथ ने आज बुर्के का जिक्र किया, सुनिए जरा। आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? लेकिन ये लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा देखे, बिना पहचान पत्र देखे जिसकी मर्जी आए वो वोट डाल दे। और इसीलिए तो ये चाहते हैं कि ईवीएम मशीन न रहे। इसलिए दर्शकों, मैंने शुरुआत में कहा था कि योगी आदित्यनाथ की धमाकेदार एंट्री हुई है और ये एंट्री बताने के लिए काफी है कि योगी एक बहुत बड़ा फैक्टर चुनावों में रहने वाले हैं। सुनिए जरा। यहाँ नफरत का कोई जगह नहीं है, मोहब्बत के रास्ते बिहार चलती है और हमारी ऊर्जा को नफरत में, जाति के नफरत, धर्म मजहब के नफरत में बांटना, ये बिहार के आने वाले युवा पीढ़ी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और जोगी के आने से पहले भी आए, डीएनए भी देखे, गाली गलौज भी किए। उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है, जाके बिहार में झूठ बोलेंगे और जनता को ठगने का काम करेंगे। बिहार में सिर्फ एक काम हो रहा है इस सरकार में, शराब की तस्करी, और पूरे बिहार के अंदर शराब तस्करी ये सरकार करा रही है। तमाम क्षेत्र में बीजेपी नाकाम हो चुकी है। यही एकमात्र वो है कि मुसलमानों को टारगेट करके ये कहीं न कहीं से सांप्रदायिक वोटों को एकजुट करने का प्रयास कर रही है और ये चुन करके मुसलमानों के बड़े बड़े लीडरों को इसने टारगेट किया। अब दर्शकों, दावा किया जा रहा है कि ये तो योगी आदित्यनाथ की एंट्री है, लेकिन जब स्टार कैंपेनर आएंगे जिसमें पीएम मोदी का नाम है, तो क्या फिर से नीतीश कुमार की सरकार बन जाएगी? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, दिखाइएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार कैंपेनर रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में पहुंचे थे, लेकिन इसके बाद बिहार में उनकी एंट्री होने वाली है और कहा जा रहा है कि जैसे ही बिहार में आएंगे चुनावी फिजा बदल जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूं, गृह मंत्री अमित शाह पहले ही पहुंच गए और 1-2 दिन नहीं, 3 दिन बिहार में। आप सोचिए, जो तैयारी की जा रही है, अलग अलग स्तर पर बैठकें ली जाएंगी और बिहार में एनडीए को मजबूत किया जाएगा। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं, इधर योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है और योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई है, इधर रामकृपाल यादव पर्चा दाखिल कर दिया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि बिहार में चुनावी पारा बढ़ गया। अगली तस्वीर दिखाइए। स्टार कैंपेनर रहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, और यादव फैक्टर बहुत बड़ा है, इसलिए इनको भी चुनावी मैदान में स्टार कैंपेनर बनाया गया। अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूं, सिर्फ मोहन यादव नहीं, नीतीश कुमार ने इधर कैंपेन शुरू कर दिया है। यानी एक तरफ बीजेपी और उधर नीतीश कुमार की एंट्री जबरदस्त हो गई है। और इस बीच बिहार में बीजेपी का चेहरा सम्राट चौधरी हैं, जिन्होंने आज तारापुर से पर्चा दाखिल कर दिया है और संदेश दे दिया है कि एनडीए पूरी तरह से मैदान में आ गई है। क्या बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनने वाली है? क्या चुनाव से पहले महागठबंधन ने हार मान ली है? क्या बिहार में चुनाव से पहले महागठबंधन दो फाड़ हो जाएगा? ये तमाम वो सवाल हैं जो बिहार की जनता के दिलो दिमाग में छा गए हैं, क्योंकि महागठबंधन ने अब तक सीटों के तालमेल का ऐलान नहीं किया, जबकि एनडीए ने तकरीबन सारे उम्मीदवार उतार दिए और प्रचार में सीधे योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है।
आज डबल इंजन की ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बिहार के अंदर उसको और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए इस चुनाव में फिर से बिहार वासियों का आह्वान करने के लिए आई है। दरअसल बिहार में बीजेपी ने कारपेट बॉम्बिंग कर दी है। बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने बिहार में मोर्चा संभाल लिया। सीएम नीतीश कुमार ने भी चुनावी सभाएं शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की जिस ढंग से दिशा और दशा बदली है, बिहार की जनता भी कदम से कदम मिला करके निश्चित रूप से एक नए संकल्प के साथ पुनः विजय की तरफ बढ़ेगी। तो सवाल ये कि एक गठबंधन चुनाव प्रचार में उतर चुका है, जबकि दूसरा गठबंधन अभी टूटा कि तब टूटा जैसे हालात में है, वो भी तब जब कल पहले फेज के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। अब मैं आपको बताने वाला हूं, बीजेपी ने अपने स्टार कैंपेनर की लिस्ट सामने रख दी है। कौन कौन स्टार कैंपेनर रहेगा? सबसे पहले आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जो पहुंच गए बिहार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई है। लेकिन और किस किस की एंट्री होनी है? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा पहुंचेंगे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के बाद यहां पर भी बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। मोहन यादव जैसे यूपी में पहुंचे थे वैसे ही आएंगे। रेखा गुप्ता महिला मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालेंगी और स्मृति ईरानी भी स्टार कैंपेनर है। अब आ जाइए बिहारी तड़का, भोजपुरी तड़का लगाने के लिए पवन सिंह पूरी तरह से तैयार हैं और रवि किशन भी चुनावी मैदान में कमान संभालने वाले हैं। मनोज तिवारी भी यहां पर प्रचार करेंगे और दिनेश लाल निरहुआ की भी एंट्री होने वाली है। तो ये बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं जिनके आते ही बताया जा रहा है कि बिहार में खेल बदल जाएगा। सुनिए जरा। महागठबंधन कई जगह गठबंधन के बावजूद भी अपना अपना कैंडिडेट उतारेगा और आपस में सिर फुटौल होंगे। इसलिए बिहार की जनता इनको अच्छी तरह पहचान जाए कि इनके लिए सत्ता सुख बड़ा है, बिहार का सुख बड़ा नहीं है, वो एनडीए का है। इस प्रकार से बिहार के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के पश्चात जिस ढंग से विकास के कीर्तिमान बने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की जिस ढंग से दिशा और दशा बदली है, बिहार की जनता भी कदम से कदम मिला करके निश्चित रूप से एक नए संकल्प के साथ पुनः विजय की तरफ बढ़ेगी। जनता के दरबार में जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद लेकर बिहार की समृद्धि के लिए काम करना है। तारापुर का विकास और आगे इसको और शिखर तक पहुंचाने का काम जो पार्टी ने हमें दायित्व दिया है, एनडीए ने दिया है, इसको आगे ले जाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अर्थात एनडीए की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, सुनामी चल रही है, उसमें महागठबंधन उड़ करके कहाँ चला जा रहा है पता नहीं चल रहा है। चुनाव जनता लड़ रही है, भाजपा तो और गठबंधन लड़ ही रहा है, लेकिन जनता ने एनडीए के चुनाव को अपने हाथों में ले लिया है और ऐतिहासिक विजय होगी। हम लोग बार बार बिहार में जंगल राज की बात करते हैं और आरजेडी के द्वारा तो उसकी शुरुआत कर दी गई है। सिवान के बहुत चर्चित स्वर्गीय शहाबुद्दीन के बेटे को लड़वाया जा रहा है, तो क्या संदेश दे रहे हैं आप? बिहार में उसी खौफ को लाना चाहते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं दर्शक, पूरी तरह से एनडीए की तो तैयारी है, लेकिन महागठबंधन में क्या चल रहा है? महागठबंधन में पेच तो फंसा हुआ है, क्योंकि ना कांग्रेस मान रही है ना आरजेडी मान रही है और अब तो मुकेश सैनी ने भी मोर्चा खोल दिया है और अब तक सहमति नहीं बन पाई है सीटों को लेकर। तस्वीर आपको दिखाते हैं, पूरी तरह से सहमति नहीं बनी और इधर मारपीट शुरू हो गई। फुल फ्रेम दिखाइए कैसे मारपीट हो रही है। तो इधर मारपीट हो रही है और उधर देख रहे हैं आप जेल से नामांकन दाखिल किया जा रहा है और इसका सीधा मतलब यही है आरजेडी के रीतलाल यादव पुलिस वैन से पर्चा भरने पहुंचे, यानी जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं बिहार में सबसे बड़ा पावर का तड़का लगने वाला है, सिनेमा का तड़का। खेसारी लाल चुनाव लड़ेंगे, दावा ठोक दिया है। तेजस्वी के बगल में खड़े हैं। उनका प्यार मैं ही नहीं बल्कि शुरू से के विचारधारा में रहा हूं, मैं उस परिवार का हिस्सा रहा हूं
और कोशिश भी यही रहती है कि इस परिवार का हिस्सा। अब मैं आपको दिखाता हूं, खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्मों के बड़े स्टार हैं और भोजपुरी में कई फिल्में उन्होंने की हैं और इस बार चुनावी मैदान में भी वो हाथ आजमाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है दर्शक, इधर खेसारी लाल है और इधर है पवन सिंह। सबसे बड़ी लड़ाई यहीं पर होने वाली है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ खेसारी। पवन सिंह के जो बड़े भाई पवन सिंह को कहते हैं, छोटे भाई अपने आप को कहते हैं, अब वो सामने आ गए हैं। तो ये लड़ाई कैसी रहने वाली है, क्योंकि खेसारी लाल आरजेडी में शामिल हो गए हैं दर्शक, और खबर है कि खेसारी लाल चुनाव लड़ेंगे। छपरा से चुनाव लड़ने के उन्होंने संकेत दिए हैं। खेसारी ने इस पर चुप्पी साध रखी है। पहले खबर थी कि उनकी पत्नी चुनावी मैदान में आएंगी। चंदा देवी के भी छपरा से लड़ने की चर्चा थी। खेसारी ने आरजेडी के लिए प्रचार का ऐलान किया था। उन्होंने अभिनेता पवन सिंह पर निशाना साधा था। पवन सिंह और उनकी पत्नी के विवाद में खेसारी ने बयान दिया था। अब इधर पवन सिंह पहले बीजेपी में है। पवन के बीजेपी से चुनाव लड़ने की चर्चा थी। पत्नी के साथ विवाद ने उनका टिकट कटवा दिया है। खबर आई है कि वो अपनी मां को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने अपने सारे उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है। ऐसे में यह तय है कि अभिनेता पवन सिंह चुनाव प्रचार में जरूर उतरेंगे। पवन और उनकी पत्नी के बीच विवाद में खेसारी लाल ने बयानबाजी की थी। ऐसे में अब सुपरस्टार पवन सिंह के लिए बदला लेने का पूरा मौका है, और इसलिए मैं कह रहा हूं खेसारी और पवन की बहुत बड़ी जंग आपको बिहार में देखने को मिलेगी। सुनिए जरा दोनों क्या कह रहे हैं। मैं दोनों का हूँ, अगर किसी का पति हूँ तो किसी का भाई भी हूँ। मुझे लगता है कि मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं और मैं रिश्तों के लिए बहुत मेहनत करना चाहता हूँ, क्योंकि रिश्ते कमाना चाहता हूँ, रिश्तों को बचाने की प्रयास करता हूँ। मैंने क्या बोला है कि राजनीति में ना इमोशन नहीं होता और ना ही दर्द होते हैं, वहाँ सिर्फ बिजनेस होते हैं और धंधे होते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग उससे बहुत अलग हैं, हमारा काम अलग है, हम एक कलाकार के तौर पे हैं। जो लोग इस मैटर में मजे ले रहे हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे करना चाहिए, समाज की बात, तो मैं इतना बता दूं, इतना कह दूं कि फैमिलियर बात जो भी होती हैं वो कमरे में होती हैं, कैमरे पे नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह कि इधर पावर सेंटर दोनों के बीच में बढ़ गया है और इधर गठबंधन में समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं। कल पहले फेज के नामांकन का आखिरी दिन है और एनडीए ने गिरते पड़ते अपने गठबंधन का ऐलान तो कर दिया है। एनडीए में बीजेपी जेडीयू ने अपने सारे उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। महागठबंधन में लेकिन जबरदस्त खींचतान है, कुछ साफ ही नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने 50 से ज्यादा उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस ने भी 25 से ज्यादा उम्मीदवार उतार दिए हैं। सीपीआई माले ने 18 उम्मीदवार को टिकट दे दिया है, लेकिन किसे कितनी सीट मिली है इस पर तो सस्पेंस बना हुआ है। सबसे बड़ा सस्पेंस सन ऑफ मल्ला मुकेश सैनी को लेकर है। खबर है कि सैनी को तेजस्वी ने केवल 15 सीटों का ऑफर दे दिया है, जबकि सैनी 24 से कम पर लड़ने को तैयार ही नहीं है। सैनी महागठबंधन के बाहर होने का ऐलान भी कर सकते हैं। आज उन्होंने दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और शाम 4 बजे फिर शाम 6 बजे वक्त दिया, फिर टाल दी, लेकिन अब तक मुकेश सैनी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। जबरदस्त बार्गेनिंग चल रही है, बात नहीं बनी तो कुछ भी संभव है। हालांकि मुकेश सैनी के लिए कोई बड़ा विकल्प बचा नहीं है और एनडीए में सब कुछ सेट है, लेकिन क्या वाकई महागठबंधन का खेल बिगड़ जाएगा? सुनिए जरा। सब हो गया है। मैंने पहले कहा कांग्रेस को हर तरह की गुलामी कोई नहीं ना करा सकता है। देश की आजादी कराया, हर तरह की आजादी में कांग्रेस की भूमिका है। आप कांग्रेस को आंख नहीं ना दिखा सकता कोई। तो भैया सब ठीक है, आप चिंता ना करिए। कांग्रेस अपने वर्कर के रेस्पेक्ट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करती। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं पर उनको भरोसा नहीं रहा तो कलाकारों को, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। सरकार में रहते हुए तो ये एनडीए ने कुछ किया नहीं, तो फिर
अब चुनावी मैदान में है, समर रणबेरियाँ बच चुकी है, फैसला होगा। लगभग 60 सीट पर किए होंगे, 5 तो 10 7 तो। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, नेताओं की हालत चुनाव में क्या हो जाती। कुछ नेता हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला तो रोने लगे। सुनिए जरा, ये एलजीपीसी टिकट चाहते थे लेकिन नहीं मिला। 20-25 साल हम संघर्ष करें, 30 साल का हम फिर चुनाव लड़े, ये मेरे बस में अब नहीं है। अब मैं संघर्ष से मुक्त होना चाहता हूँ। आप सभी साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि इतने दिन में मुझसे जो गलती हुई होगी उसके लिए सब लोग मुझको क्षमा करेंगे। अब मैं आप लोगों को सेवा देने में नहीं सक्षम हूँ। मैं परेशान हो गया हूँ इस टिकट वाली व्यवस्था से। मैंने बार बार सब लोगों पर भरोसा किया, सभी दल पर भरोसा किया, निर्दल भी चुना। सुना आपने, बिहार में ऐसे भी लोग हैं जो रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपके काम की खबर मैंने शुरुआत में ही कहा था दर्शकों, मिलावट पर बुलडोजर प्रहार हो रहा है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब चीज बता रहा हूं मैं आपको, एक एक खबर दिखाऊंगा। दिखाइए, ये आप देखिए, जो मिलावट कर रहे हैं, जिसमें मिलावट की जा रही है, उन पर बुलडोजर चल रहा है। दिखाइए फुल फ्रेम। ये सब जो आप देख रहे हैं, त्योहार पर मिलावट की जा रही थी, लेकिन पहले ही बुलडोजर से तबाह कर दिया गया है। देखा दर्शकों आप, यानी आपके घर ये मावा पहुंचता उससे पहले ही योगी का बुलडोजर उस मावे पर चढ़ गया। और इधर देखिए, अलीगढ़ में नकली मावे को फेंक दिया गया, नाले में बहा दिया गया। दिखाइए जरा, ये नकली था और आपके घर तक आता उससे पहले ही इसको पकड़ लिया गया है। अब दर्शकों में एक और तस्वीर दिखाता हूं। लखनऊ में घर में पूरा का पूरा नकली कारोबार चल रहा था, लेकिन त्योहार में आपके घर तक आता उससे पहले इसे पकड़ लिया गया। उसके ऊपर वाली बोरी में क्या है? उसमें भी खत्म कर दे तो उसमें तो बनता नहीं चलता है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शक, ये आपको भी ध्यान देना होगा। त्योहारों पर पुराना माल निकाला जाता है, एक्सपायरी माल। 7 कुंटल एक्सपायर्ड माल खपाने की तैयारी थी, लेकिन यूपी में उसे भी पकड़ लिया गया है। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश में एक ऐसी कार्रवाई की सहारनपुर में दिखाता हूं। ये आप देखिए, डेयरी से पनीर और मावा जब्त किया गया है। यानी आपको इतनी छोटी जगह से कुछ नहीं खरीदना है, क्योंकि यहां पर भी आपको नकली माल दिया जा सकता है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। चिंता की बात क्यों नहीं है, क्योंकि लगातार टीम काम कर रही है अलग अलग शहरों में जाकर। मुजफ्फरनगर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट पहुंचा हुआ है और एक्शन लिया जा रहा है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, ये आप देखिए, चंदौली में ही 5 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त किया गया। आपके घर पर आता उससे पहले ही बड़ा और कड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। देखा आपने दर्शकों, किस तरह की तैयारी यहां पर की जा रही, लेकिन कैसे ये नकली मावा बनाया जा रहा था और कैसे इसका खुलासा हो गया है, आइए जरा आपको बताते हैं। ये इसी तरह की मावे की फैक्ट्री है दर्शकों, जो आपके घर पर मावा पहुंचाने की फिराक में थे। देश भर में नकली मिठाई बेचने वालों पर एक्शन हो रहा है। यूपी में योगी सरकार ने जबरदस्त सख्ती दिखाई है। मेरठ में 250 क्विंटल नकली मावे पर बुलडोजर चला दिया गया है। अलीगढ़ में 30 क्विंटल मावा जब्त किया गया। देख रहे हैं आप, ये सब नकली मावा था। लखनऊ के राजेंद्र नगर में नकली मिठाई जब्त की गई है। अमेठी में 7 क्विंटल एक्सपायर्ड रसगुल्ले को बेचने की तैयारी थी। सहारनपुर में 600 किलो मिलावटी मावे को नष्ट कर दिया गया है।
मुजफ्फरनगर में गंदगी में नकली मिठाई बनाई जा रही थी और चंदौली में 5 क्विंटल मावा प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। दिल्ली में 5000 किलो नकली मिठाई जब्त की गई है। जयपुर में 2000 किलो मिलावटी मिल्क केक मिला है। इंदौर में 3000 किलो नकली मावा जब्त किया गया है और भोपाल में खाद्य विभाग ने 2 क्विंटल मावे को जब्त किया है। तो कार्रवाई लगातार की जा रही है और आपकी सेफ्टी के लिए प्रशासन लगा हुआ है। सुनिए जरा। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों कि कहां पर और कार्रवाई की जा रही है और आपको सावधान कैसे रहना है। पहले आप ये देखिए, दिल्ली में जो कार्रवाई की है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर ये आप देखिए। जयपुर में मिलावटी मिल्क केक था और इसे आग के हवाले कर दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसे मिठाई जो है वो आपको देखना है, परखना है, फिर चखना है। दिखाते हैं आप। मिलावटी मिठाइयां सेहत के लिए बहुत हानिकारक हैं। नकली मिठाई से शरीर के कई अंग डैमेज हो जाते हैं। लिवर, किडनी और हार्ट को जबरदस्त नुकसान होता है। मिलावटखोर दूध में डिटर्जेंट, यूरिया और पानी मिलाते हैं। खोए में स्टार्च और वनस्पति घी का भी इस्तेमाल होता है, जबकि घी में पाम और हाइड्रोजनेटेड ऑयल भी डाले जाते हैं। मिठाइयों में एल्यूमिनियम फॉइल का भी उपयोग करते हैं ये लोग, जो सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है। ऐसे में मिलावटी मिठाइयों की पहचान जरूरी है। मिठाई हमेशा आपको विश्वसनीय दुकान से ही खरीदना चाहिए। खरीदने से पहले मिठाई को सूंघ कर या चख कर देखें। अगर मिठाई टाइट या सूखी है तो उसे नहीं लें। मिले हुए जो कलर मिलाए जाते हैं उस मिठाई से आपको बचना है, उसे ना खरीदें। दुकानदार से ओरिजिनल रसीद भी लेना ना भूलें। पैकेट पर FSSAI सर्टिफिकेशन जरूर चेक कीजिए। मिलावट का संदेह हो तो आप शिकायत भी कर सकते हैं। और टोल फ्री नंबर क्या है? 1800-112100। इस पर आप फोन कर सकते हैं। आप फूड सेफ्टी ऐप पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और भारत में खाद्य पदार्थों में मिलावट पर कड़ी सजा का प्रावधान है। 10 लाख रुपए जुर्माना और उम्र कैद की सजा हो सकती है। देखा दर्शकों, आप त्योहार पर आपको इसी तरह विशेष ध्यान रखना है और स्वस्थ रहना है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की, जो आपको सुनना ही चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा कि मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे सभी चुनौतियां छोटी हो जाती हैं। कलाम साहब कहते थे, सपने वो नहीं होते जो आप रात में सोते समय नींद में आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो रात में सोने ही ना दें। जिसके पास आत्मविश्वास है, मेहनत है, वो अपने सपनों को सच करके दिखाता है। इसलिए आप भी इसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिए। भारत की बात है में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH